एक तेज चमकती हुई छुरी, खून से सना हुआ टेबल और सामने खड़ा जापान का सबसे खतरनाक याकुजा बॉस ओयाबुन। उसके गुस्से का मतलब था सीधा मौत। अपने 3 आदमियों की एक छोटी सी गलती पर उसने उनके सामने एक ही शर्त रखी, या तो अपनी उंगली काटो या अपनी जान से हाथ धो बैठो। पहले 2 ने तो बिना सोचे अपनी उंगली काट दी, लेकिन जैसे ही तीसरा थोड़ा झिझका, ओयाबुन ने बिना एक पल गवाए उसके सर पर गोली मार दी। पर असली खेल तब शुरू होता है जब इस खूनी खेल के तार जुड़ते हैं अमेरिका के एक बिल्कुल शांत और छोटे से कस्बे से। इस घटना के ठीक 3 हफ्ते बाद कहानी शिफ्ट होती है नॉर्मल काउंटी मिनेसोटा में। यहाँ की बर्फीली ठंड के बीच एक अंतरिम शेरिफ ओलिसेस एक छोटे से मोटेल के कमरे में आंखें खोलता है। ओलिसेस का काम है टेम्पररी तौर पर उन शहरों का लो संभालना जहाँ के शेरिफ्स नहीं रहे, और उसकी जिंदगी का एक ही असूल है इस 8 हफ्ते के असाइनमेंट में शहर जैसा मिला था उसको वैसे ही छोड़कर जाना। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे लग रहा था कि इस शांत दिखने वाले कस्बे की गहराई में कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा हुआ है। ओलिसेस अपनी अलग हो चुकी वाइफ पेनी को फोन लगाता है, पर हर बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। वो बाहर निकलता है जहाँ उसका डिप्टी माइक अपनी अजीब और खड़खड़ आवाज करने वाली लेदर जैकेट पहने उसका इंतजार कर रहा था। दोनों गाड़ी में बैठकर कस्बे का चक्कर लगाने निकलते हैं। माइक उसे एर्नी के मशहूर मीट लोफ के बारे में बता रहा होता है, पर ओलिसेस का ध्यान कस्बे के एक ऐसे सच पर जाता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। इस छोटे से बेजान कस्बे के पास अचानक $16.8 मिलियन कहां से आए? माइक हंसते हुए कहता है कि सबने मिलकर ये पैसा जुटाया है, पर क्या सच में एक आम जनता इतनी बड़ी रकम अचानक खड़ी कर सकती है? अभी ओलिसेस इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उनका आमना सामना कस्बे के मेयर से होता है और मामला और भी अजीब लगने लगता है। लेकिन असली झटका ओलिसेस को तब लगता है जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उन्हें एक गुस्सैल आदमी मिलता है जो अपने पड़ोसी के पार्किंग स्पॉट पर गाड़ी खड़ी करने की शिकायत कर रहा था। तभी वहां एक और डिप्टी ब्लेन हाथ में डोनट्स लिए एंट्री मारता है और ओलिसेस से मजाक में कहता है कि क्या वो सिर्फ पुराने शेरिफ की कुर्सी गर्म करने आया है, क्योंकि अगले 6 हफ्तों में इलेक्शंस है। ओलिसेस बात को टाल देता है और पुराने शेरिफ गुंडरसन की फाइल्स देखने लगता है। रिकॉर्ड के मुताबिक गुंडरसन की मौत एक नॉर्मल हार्ट अटैक से हुई थी, पर तभी ओलिसेस को उनके ड्रॉर से एक गन मिलती है जिस पर लिखा था फ्रॉम डेड। वो उस गन की बुलेट निकालकर एविडेंस बॉक्स में डाल देता है, मगर जो राज उसे अगले ही कमरे में मिलने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। जब ओलिसेस वेपन्स रूम में यानी आर्मरी में जाता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। उस छोटे से कस्बे के आर्मरी रूम में ऐसी एडवांस वेपन्स और C4 एक्सप्लोजिव्स रखे थे जो आमतौर पर किसी बड़े मिलिट्री बेस पर होते हैं। तभी वहां रिसेप्शनिस्ट सैली आती है। ओलिसेस जैसे ही उससे इतने सारे एक्सप्लोजिव्स और C4 के बारे में पूछता है तो सैली अजीब तरीके से बात घुमाते हुए कहती है कि 9/11 के बाद पुराने शेरिफ ने हर तरह के एंटी टेररिज्म ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया था। पर जब ओलिसेस पूछता है कि उन्होंने ट्रेनिंग पर कितना खर्चा किया तो सैली बिना जवाब दिए वहां से भाग निकलती है। सबसे अजीब बात, वो कमरा अनलॉक था। ओलिसेस को समझ आ जाता है कि यहाँ मौत और हथियारों का कोई ऐसा घिनौना खेल चल रहा है जिसे सब छुपा रहे हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ एक पर्दा उठा था, असली तूफान तो अगले दिन आने वाला था। अगले कुछ दिन ओलिसेस कस्बे के छोटे मोटे झगड़े सुलझाता है, पर उसकी तेज नजरें हर चीज पर थी। वो एर्नी के डिनर में जाता है जहाँ दीवारों पर हर तरफ बंदूकें टंगी हुई थी। जब ओलिसेस मजाक में पूछता है कि क्या ये लोडेड है, तो एर्नी हंसते हुए कहता है अगर लोडेड नहीं होंगी तो मजा कैसे आएगा। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक भयानक बर्फीली स्टॉर्म इस इलाके की तरफ बढ़ रही है जो सब कुछ ठप कर देगी। अगली सुबह ओलिसेस एक बुरे सपने से जागता है। बाहर एक लाउड आवाज होती है, पर वो सिर्फ एक मूज होता है जो पेंट की बाल्टी चुरा रहा था। लेकिन असल मुसीबत तब शुरू होती है जब उन्हें हार्डवेयर स्टोर से एक इमरजेंसी कॉल आती है। वहाँ जो झगड़ा चल रहा था वो कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक गहरा राज छुपा था। हार्डवेयर स्टोर का ओनर मेनार्ड और एक कस्टमर क्लेटोन आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। माइक दोनों को डांट कर शांत कराता है, पर तभी ओलिसेस की नजर दुकान के एक कोने में रखे एक ऐसे कैबिनेट पर जाती है जिसमें बड़े बड़े हैवी लॉक्स और जंजीरें लगी हुई थी। एक नॉर्मल हार्डवेयर स्टोर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसे इतने तालों में बंद करके रखा गया था? जब ओलिसेस मेनार्ड से इस बारे में पूछता है तो मेनार्ड बिल्कुल ठंडे दिमाग से जवाब देता है, स्टंप रिमूवर। एक आम स्टंप रिमूवर के लिए इतनी सिक्योरिटी? ओलिसेस कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही एक बुजुर्ग औरत मैरी उसे खींचकर अपनी शॉप में ले जाती है जहां वो गलत रंग के धागे की शिकायत करने लगती है। लेकिन ओलिसेस को अच्छे से समझ आ चुका था कि इस कस्बे के लोग किसी बहुत बड़े सच पर पर्दा डाल रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। मैरी बताती है कि उसके पास एक पुलिस स्कैनर और रेडियो है क्योंकि वो अकेली रहती है, पर ओलिसेस उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है क्योंकि वो खुद कलर ब्लाइंड था। लेकिन असल संगीन मामला तब शुरू हुआ जब वो पुराने शेरिफ गुंडरसन की मेमोरियल सर्विस में पहुंचे। मेयर किबनर वहां आकर उनकी तारीफ में भाषण देता है, पर तभी डिप्टी माइक चुपके से ओलिसेस के हाथ में पुराने शेरिफ का असली बैज थमा देता है। ओलिसेस तब दंग रह जाता है जब माइक ने उसे बताया कि उसने ये बैज लाश के सीने से तब उतारा था जब ताबूत बंद होने वाला था। पर इस मौत के पीछे का असली खौफनाक सच तब बाहर आता है जब ओलिसेस वहां एक डॉक्टर बेलाई से अकेले में बात करता है। गुंडरसन की मौत कोई आम हार्ट अटैक नहीं थी। डॉक्टर बताता है कि आधी रात को 3 बजे गुंडरसन इस बर्फीली ठंड में सिर्फ एक अंडरवियर पहने हुए बिल्कुल जमा हुआ मिला था, जिसके एक हाथ में मछली पकड़ने वाली रोड थी और दूसरे में बर्फ काटने की मशीन। क्या कोई पागल ही होगा जो ऐसी मौत मरने जाएगा, या फिर किसी ने जानबूझकर उसे इस हाल में मरने के लिए छोड़ दिया था? अभी ओलिसेस इस घात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेयर किबनर उसे साइड में ले जाकर एक ऐसा ऑफर देता है जो किसी के भी कान खड़े कर दे। वो कहता है कि ओलिसेस चाहे तो इस कस्बे का परमानेंट शेरिफ बन सकता है क्योंकि यहाँ के लोग कम्युनिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। पर क्या ये ऑफर सच में एक इज्जत थी या ओलिसेस का मुंह बंद रखने के लिए एक सुनियोजित साजिश? तभी बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ओलिसेस पर्दा हटाकर देखता है तो एक जवान लड़की डिप्टी ब्लेन पर बुरी तरह भड़क रही थी। माइक बताता है कि कोई और नहीं बल्कि मरे हुए शेरिफ की बेटी एलेक्स है। उसी रात एर्नी के डिनर में ओलिसेस को एक बार टेंडर मोयरा मिलती है जो उसे बातों बातों में एक बड़ा झटका देती है। वो ओलिसेस से सवाल करती है कि तुम असल में यहाँ कर क्या रहे हो और ये नाटक कब बंद करोगे? इस एक सवाल
पर ओलिसिस के अंदर का डर बाहर आ जाता है और वो अपने गुजरे कल का वो काला सच बताता है, जिसे सुनकर किसी की भी सांसें थम जाएं। उसने बताया कि कैसे पुराने शहर में उसने एक मासूम लड़की की फरियाद पर यकीन नहीं किया और बाद में जब वो उसके बाप को मारकर खुद ओलिसिस पर गोली चलाने लगी तो ओलिसिस को मजबूरन उस मासूम लड़की को ही गोली मारनी पड़ी। इस हादसे ने उसे अंदर से पूरा खोखला कर दिया था। अगली सुबह ओलिसिस को मेयर का एक और वॉइस मेल मिलता है जो उसे परमानेंट जॉब के लिए फोर्स कर रहा था, पर तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लोरी नाम की एक अनजान लड़की से होती है जो अपने कुत्ते के साथ घूम रही थी। ओलिसिस उससे मजाक मजाक में मुंह से बचकर रहने की वार्निंग देकर निकल जाता है, पर उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अनजान लड़की इस कस्बे के इतिहास का सबसे भयानक दिन शुरू करने वाली है। उसी रात पेट्रोलिंग के दौरान ओलिसिस को रास्ते किनारे एक वैन दिखती है जिसमें एलेक्स अकेले बैठी हुई थी। ओलिसिस उसके पास जाता है और तब एलेक्स एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाती है जिसे सुनकर ओलिसिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एलेक्स रोती हुई बताती है कि मेयर किबनेर के इस कस्बे में आने के बाद सब कुछ बदल गया और उसके पिता कस्बे के घिनौने राज और अपनी बेटी के बीच पिस रहे थे। जब एलेक्स ने उन्हें सच चुनने पर मजबूर किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एलेक्स के हाथ में एक लोडेड गन थी, पर ओलिसिस चालाकी से उससे गन ले लेता है और उसे सेफ रखने के लिए पुलिस स्टेशन के एक सेल में सुला देता है। फिर अगली सुबह वो उसके लिए ब्रेकफास्ट छोड़कर जैसे ही बाहर आया तो माइक उसे परेड कर रूट दिखा रहा होता है, पर अगले ही पल पूरे पुलिस स्टेशन में अचानक साइरेंस गूंज उठे। साइरेंस की आवाज सुनते ही वहां के हर एक डिप्टी के चेहरे का रंग उड़ गया और सब डर के मारे कांपने लगे। ओलिसिस हैरान था कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है जो ये लोग इतने खौफ में हैं, और उनका डर बिल्कुल सही भी था क्योंकि ठीक उसी वक्त कस्बे के लोकल बैंक के अंदर वही अनजान लड़की लोरी और उसका बॉयफ्रेंड कीथ पूरे बैंक को गन पॉइंट पर ले चुके थे और अब वहां एक ऐसा खूनी खेल शुरू होने वाला था जिसके सामने पूरा कस्बा घुटने टेकने पर मजबूर होने वाला था। लोरी कैशियर पर चिल्लाती है कि वो सारा पैसा बैग में डाल दे, पर जब वो बैग देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बड़े से बैंक में सिर्फ $2000 थे। कैशियर रोते हुए बताता है कि अब कोई कैश यूज नहीं करता। गुस्से में कीथ बैंक मैनेजर टेरी को वोल्ट खोलने के लिए कहता है, पर लोरी उसे रोकती है क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त वहां आने वाली थी। तभी एक और भयानक मुसीबत टूट पड़ती है जब एक कस्टमर को अचानक हार्ट अटैक आ गया। कीथ पैनिक करने लगता है, पर लोरी जल्दी से दवाई निकालकर उसके मुंह में डालती है, लेकिन उस आदमी की सांसें बंद हो चुकी थी। कीथ तुरंत उसकी छाती दबाने लगता है, पर उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके ठीक पीछे मौत खड़ी थी। बैंक में उन हॉस्टेजेस के बीच बैठा था जापान की याकुजा गैंग का एक खूंखार गुंडा जॉय। जॉय तुरंत अपने बॉस ओयाबुन को फोन पर अलर्ट करता है और कीथ पर टूट पड़ता है। लोरी से बचाने के लिए गोली चलाती है, पर निशाना चूक गया और गोली सीधे कीथ की गर्दन को छूकर निकल गई। लोरी दूसरा निशाना लगाती है और जॉय को जख्मी कर देती है, जिससे जॉय की गन से छूटी गोली उसके अपने ही साथी को लग गई। जबकि बाहर मामला और संगीन हो चुका था। शेरिफ ओलिसिस अपनी गाड़ी से उतरता है जहां डिप्टी ब्लेन उससे रुकने को कहता है, पर तभी ओलिसिस की नजर बाहर खड़ी एक कार पर जाती है जिसके अंदर वही लोरी का कुत्ता ओली बैठा था। ओलिसिस को समझते देर नहीं लगती कि बैंक के अंदर वही लड़की है जिससे वो सुबह मिला था, लेकिन जैसे ही ओलिसिस बैंक के अंदर जाने के लिए बढ़ता है पीछे से कुछ ऐसा होता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ब्लेन फोन पर मेयर किबनेर को सारी बात बताता है और मेयर बिना एक पल गवाए एक खौफनाक ऑर्डर देता है, ओलिसिस को यही मौत के घाट उतार दो। पर माइक ने यह सब सुन लिया था। जैसे ही ओलिसिस बैंक के दरवाजे की तरफ बढ़ा, पीछे से उसकी अपनी ही पुलिस फोर्स उस पर गोलियां चला देती है। लोरी अंदर से देखकर दंग रह गई कि पुलिस वाले अपने ही शेरिफ को क्यों मार रहे हैं। ओलिसिस पलटकर गोली चलाता है और सबको नीचे बैठने को कहता है। वो लोरी और कीथ से पूछता है कि क्या ये सब उनकी साजिश है, पर लोरी साफ मना कर देती है। तभी बैंक मैनेजर टेरी वहां से भागने की कोशिश करता है। ओलिसिस उसके पीछे भागता है, पर टेरी गन निकालने के चक्कर में खुद फिसल गया और उसकी अपनी ही गोली उसके सीने के पार हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो एक ऐसा राज खोल जाता है जिसे सुनकर ओलिसिस का कलेजा कांप उठा। वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ों का कैश और सोने के बिस्किट भरे पड़े थे। एक छोटे से कस्बे के बैंक में इतना पैसा। तभी ओलिसिस को बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है, वही माइक की लेदर जैकेट की खड़खड़ आवाज। ओलिसिस पूछता है, माइक क्या तुम हो? बाहर से आवाज आती है, नहीं बॉस। ओलिसिस को समझ आ गया था कि अब वो अकेला है और ये दोनों चोर ही उसके असली साथी हैं। तभी बैंक का फोन बजता है और दूसरी तरफ मेयर किबनेर था, लेकिन अचानक बर्फीली स्टॉर्म की वजह से सिग्नल टूट गया। मेयर को लगता है कि ओलिसिस ने फोन काट दिया, पर जब सिग्नल वापस आया तो मेयर एक ऐसा खौफनाक सच उगलता है जिसे सुनकर ओलिसिस के होश उड़ गए। मेयर बताता है कि इस नॉर्मल काउंटी कस्बे को बड़े बैंक्स ने बर्बाद कर दिया था। तब जापान की याकुजा ने उन्हें एक ऑफर दिया अपना काला धन इस कस्बे में छुपाने का, और बदले में पूरे कस्बे को उनका परसेंटेज मिलता था। इसका मतलब पूरे 1800 लोगों का यह कस्बा अपनी आत्मा बेच चुका था और जो इसके खिलाफ गया उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, जैसे पुराने शेरिफ गुंडरसन को। मेयर ओलिसिस को एक ही रास्ता देता है, उन दोनों चोरों को मारो और जिंदा यहाँ से निकल जाओ, पर ओलिसिस फोन काट देता है। तभी अचानक पूरे कस्बे की बिजली गुल हो गई और तूफान भयानक रूप ले लेता है। तब ओलिसिस बैंक की खिड़की से एक खतरनाक असोल्ट राइफल निकालता है और बाहर खड़े पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। उसका एक निशाना चूकता है और गोली सीधे बाहर खड़े मेयर किबनेर के सीने के पार निकल जाती है और अब मेयर वहीं ढेर हो चुका था। मेयर तो मार गया, पर असली मौत का फरिश्ता अब जापान से निकल चुका था। याकुजा गुंडा जॉय जब ओयाबुन को कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वहां जापान में बैठा ओयाबुन गुस्से में अपना प्राइवेट जेट तैयार करने का ऑर्डर देता है। वो खुद अमेरिका आ रहा है सबको मौत की नींद सुनाने। इधर ओलिसिस लोरी और कीथ को लेकर जान बचाकर भागता है और रास्ते में मैरी की धागे वाली दुकान में घुस जाता है। कीथ की हालत खराब थी, इसलिए ओलिसिस मैरी से फर्स्ट एड किट मांगता है और पुलिस स्कैनर ढूंढने को कहता है। पर तभी दुकान के रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, अगर शेरिफ वहां दिखे तो उसे वहीं ढेर कर दो, उसे सब पता चल गया है। और अगले ही पल वो बुजुर्ग औरत मैरी जब तक मासूम दिख रही थी, एक लोडेड गन निकालकर सीधे ओलिसिस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। लोरी भी पलटकर फायरिंग करती है, पर इस भयानक बर्फीली ठंड और चारों तरफ से घिरे इस दुकान के बीच क्या ओलिसिस इस पूरे खूनी कस्बे से जिंदा बाहर निकल पाएगा या फिर मौत उसे अपना शिकार बना लेगी।
लेकिन ओलिसिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो लोरी को कवर करने का इशारा करता है और पूरी ताकत से एक भारी भरकम शेल्फ को मैरी के ऊपर पलट देता है। लोरी की गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी, पर ओलिसिस की मदद से वो दोनों मिलकर मैरी को वहीं ढेर कर देते हैं। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बाहर एक नया और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। कस्बे के बचे हुए करप्ट पुलिस वाले एक आइसक्रीम शॉप के अंदर इकट्ठा होते हैं। डिप्टी माइक वहां के आइस बॉक्स को खोलता है और उसके पीछे से एक खुफिया दरवाजा निकालता है जो संगीन हथियारों और गोलियों से भरा हुआ था। माइक बाकी सबको भड़काते हुए कहता है कि ओलिसिस ने मेयर को उड़ा दिया है और अब वो हम सबको मारने आ रहा है, इसलिए इससे पहले कि वो हमें ढूंढे हमें उसका शिकार करना होगा। पर सवाल ये था कि ओलिसिस इस पूरे कस्बे के चक्रव्यूह से उन दोनों मासूमों को कैसे निकालेगा। उधर ओलिसिस, लोरी और कीथ दुकान से बाहर निकलते हैं। लोरी कहती है कि हम तीनों हैं और सामने पूरा पागल कस्बा। ओलिसिस उन्हें बताता है कि उन्हें किसी भी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां खड़ा स्नोप्लो यानी बर्फ हटाने वाला ट्रक निकालना होगा। कीथ उसे चलाने के लिए हाँ करता है, पर तभी अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए ओलिसिस हार्डवेयर स्टोर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया और लोरी कीथ को स्टेशन भागने को कहता है। लेकिन दुकान के अंदर हार्डवेयर स्टोर का मालिक मेनार्ड पहले से घात लगाए बैठा था, जो ओलिसिस पर जानलेवा हमला कर देता है। ओलिसिस काफी कोशिश करता है, पर मेनार्ड उस पर भारी पड़ने लगता है। बेजान और जख्मी हालत में ओलिसिस मेनार्ड से पूछता है कि तुम सब इतने पागल क्यों हो, जिसके बाद मेनार्ड एक ऐसा राज खोलता है जो ओलिसिस के होश उड़ा देता है। मेनार्ड बताता है कि उन्होंने ओलिसिस के बेपरवाह इतिहास को देखकर ही उसे इस कस्बे का इंटरिम शेरिफ चुना था, ताकि वो यहाँ के काले धंधे पर ध्यान न दे। जिसके बाद ओलिसिस अपनी आखिरी ताकत लगाकर मेनार्ड को मौत के घाट उतार देता है। फिर जब वो दुकान के उस लॉक्ड कैबिनेट को खोलता है तो अंदर स्टैम्प रिमूवर नहीं, बल्कि भयानक डायनामाइट और रोड फ्लेयर्स थे। दूसरी तरफ बाहर रास्ते पर एक कस्बे वाला लोरी और कीथ का पीछा करते हुए उन पर फायरिंग कर रहा था। तभी कीथ अपनी जेब से वो सोने का बिस्किट निकालता है जो उसने बैंक से चुराया था और उससे गुंडे के सर पर दे मारता है। कीथ गन छीनकर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर गन खाली निकलती है। तभी ब्लेन और बाकी पुलिस वाले भी उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन ठीक उसी पल अंधेरे में एक ऐसी तबाही आती है जो सब कुछ राख में बदलने वाली थी। ओलिसिस दूर से उन करप्ट ऑफिसर्स की तरफ डायनामाइट और रोड फ्लेयर्स फेंक देता है, जिससे एक के बाद एक खौफनाक धमाके होने लगे। डिप्टी माइक एक प्लेयर को बुझाने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ में ही फट जाता है और उसे पीछे फेंक देता है। फिलहाल लोरी और कीथ भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, जहां सैली एक शॉटगन लिए उन पर निशाना लगाती है। लेकिन एंड टाइम पर ओलिसिस वहां पहुंचकर उसे रोकता है, लेकिन तभी एक अजीब हादसे में एक कार सैली के ऊपर गिर जाती है और वो वहीं दब जाती है। ओलिसिस जल्दी से कीथ को बर्फ हटाने वाले ट्रक की चाबी देता है और दोनों को हॉस्पिटल भागने के लिए कहता है। तब लोरी हैरानी से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, जिस पर ओलिसिस मना कर देता है, पर उसके इस फैसले के पीछे एक ऐसी खौफनाक वजह थी जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। ओलिसिस उन्हें वो सोने का बिस्किट देकर कहता है कि इससे अपनी नई जिंदगी शुरू करो, और खुद वहीं रुक जाता है। इधर करप्ट पुलिस वाले और डॉक्टर वोल्टर समझ जाते हैं कि ओलिसिस भागा नहीं है, बल्कि वो उनका सामना करने के लिए पुलिस स्टेशन में ही छुपकर बैठा है। फिलहाल लोरी और कीथ अपने कुत्ते ओलिव को लेकर कस्बे से हमेशा के लिए निकल गए थे, जबकि स्टेशन के अंदर ओलिसिस हथियार और गोलियां लोड करके तैयार हो रहा था। पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, पीछे से गोली सीधा उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट पर आकर लगती है, जिससे उसकी सांसें रुकने लग गई थी। असल में फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि डिनर की बारटेंडर मोयरा थी। लेकिन मोयरा ने जो अगला खुलासा किया, उसने ओलिसिस के गुजरे कल के सबसे बड़े झूठ को नंगा कर दिया। मोयरा कहती है कि तुमने भी अपनी आत्मा बेची है और बताती है कि ओलिसिस की पुरानी कहानी पूरी सच नहीं थी। उस मासूम लड़की ने अपने बाप को नहीं मारा था, बल्कि खुद ओलिसिस ने उसके बाप का खून किया था और बाद में उस लड़की को भी खुद मारा था। ओलिसिस सच को कबूल करता है और कहता है कि उस दिन के बाद से उसने फैसले लेना छोड़ दिया था। फिर ओलिसिस पूछता है कि आखिर पुराने शेरिफ गुंडरसन के साथ क्या हुआ था। तब मोयरा ठंडे दिमाग से कबूल करती है कि गुंडरसन इस घिनौने खेल से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए मोयरा ने उसे बेहिसाब दारू पिलाई और ठंड में बाहर छोड़ दिया, जहां वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर बर्फ में जम गया। कस्बे का ये सबसे बड़ा और आखिरी राज अब पूरी तरह बाहर आ चुका था और ओलिसिस के सामने मौत खड़ी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ओलिसिस इस पूरे करप्ट कस्बे और याकुजा के आने वाले खतरे से अकेले लड़कर जिंदा बच पाएगा, या फिर उसे भी पुराने शेरिफ की तरह अपनी जान गंवानी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल मोयरा ठंडे दिमाग से कहती है कि बर्फ में जमने में वक्त लगता है जब तक कि आप पहले से गीले ना हो, और उसने गुंडरसन पर पहले ही पानी फेंक दिया था। लेकिन मोयरा को अंदाजा नहीं था कि ओलिसिस यहाँ मरने नहीं बल्कि खेल पलटने आया था। ओलिसिस बिना डरे अपनी पकड़ मजबूत करता है और सामने खड़ी एलेक्स की तरफ देखकर कहता है, जैसे मैंने कहा था तुम्हारा बेल्ट काफी कूल है। इससे पहले कि मोयरा कुछ समझ पाती, ओलिसिस एलेक्स को गन थमा देता है और कहता है कि उसके पिता चाहते हैं मौत के बाद ये उसी के पास रहे। अब दोनों वहां से निकलते हैं डिप्टी ब्लेन और बाकी लोगों को उनकी औकात दिखाने, लेकिन जो तबाही अगले ही पल मचने वाली थी उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एलेक्स पुलिस स्टेशन से एक भारी भरकम ट्रक निकालती है और रास्ते में खड़े डॉक्टर वोल्टर को कुचलते हुए सीधे बैंक के अंदर घुस जाती है। पूरा बैंक का कांच चकनाचूर हो गया था। ओलिसिस तुरंत डिप्टी ब्लेन को रेडियो पर मैसेज करता है और एक ऐसी खौफनाक धमकी देता है जिससे सबके होश उड़ गए। वो कहता है कि उसके डिप्टी ने बैंक के वॉल्ट के अंदर बॉम्ब्स लगा दिए हैं और अगर ओलिसिस को कुछ भी हुआ तो पूरा बैंक हवा में उड़ जाएगा और याकुजा यहाँ आकर पूरे कस्बे को जिंदा दफना देगी। ब्लेन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, पर क्या ये सच में ओलिसिस का कोई प्लान था या सिर्फ एक मौत का खेल? ओलिसिस उनके सामने एक डील रखता है, इस पूरे हादसे को एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट दिखाओ ताकि जब याकुजा आए तो उनका पैसा सही सलामत रहे और कस्बे की जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल चले। याकुजा का गुंडा जो एक गुस्से में चलाता है कि हम तुम्हें जान से क्यों न मार दें, पर ओलिसिस ठंडे दिमाग से कहता है कि तुम्हारे बॉस को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। वो हंसते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे मेयर को मारने के लिए सॉरी, पर वो वैसे भी एक कमीना आदमी था। लेकिन असली तूफान तब खड़ा होता है जब रास्ते पर याकुजा के सबसे खूंखार बॉस ओयाबुन की एंट्री होती है। ओलिसिस पूरे कस्बे के लोगों को काम पर लगा देता है, लाशों के टुकड़े छुपाओ और खून साफ करो ताकि सब नॉर्मल दिखे। ब्लेन कबूल करता है कि उसे नहीं पता था कि उन्होंने गुंडरसन को मारा था। तभी कस्बे में याकुजा बॉस ओयाबुन अपने गुंडों के साथ पहुंचता है। ब्लेन डर के मारे पैनिक कर जाता है और ओयाबुन को झूठ बोलता है कि ओलिसिस एक नया शरीफ है और ओयाबुन कोई बड़ा डॉन नहीं बल्कि पास के चर्च का एक पेस्टर है जो बैंक के वॉल्ट में अपने
अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने आया है। अपनी जान बचाने के लिए वो उन्हें घुमा फिरा कर सबसे लंबे रास्ते से ले जाते हैं, पर असली मौत तो उनका डाइनर में इंतजार कर रही थी। सभी लोग एरनी के डिनर में मीट लोफ खाने बैठे थे। ओलिसिस हैरान था कि ब्लेन ने याकुजा को डिनर पर क्यों बुलाया, तो ब्लेन डरते हुए कहता है कि जूसी जापानीज के सिर्फ 4 शब्द आते हैं और वो पैनिक कर गया था। लेकिन मजे की बात ये थी कि ओयाबुन को इंग्लिश आती थी क्योंकि वो मशहूर शो फ्रेंड्स देखता था। ब्लेन दोस्ती के लिए एक टोस्ट रेस करता है और कहता है कि जब वो अगला शेरिफ बनेगा तो इस दोस्ती का क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। तभी एरनी वाइन की एक बोतल खोलता है, पर जैसे ही बोतल का कॉर्क निकलता है वो अचानक दीवार पर टंगी एक शॉटगन से जाकर टकराता है, जिससे एक गोली चल गई और गोली सीधा ओयाबुन के सीने में लगती है, जिससे ओयाबुन वहीं ढेर हो गया था। एक आम कॉर्क की वजह से जापान के सबसे बड़े डॉन की मौत हो चुकी थी और अब डाइनर एक खूनी कुरुक्षेत्र में बदल गया था। याकुजा के गुंडे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लाशें गिर रही थी। ओलिसिस जॉय के साथ जमीन पर गिरकर गन छीनने के लिए झड़प करता है, जबकि बाहर एलेक्स अकेले ही कई गुंडों को मौत के घाट उतार रही थी। आखिरकार ओलिसिस जॉय के सीने में गोली उतार देता है और पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है। जब धुआं छटता है तो सिर्फ ओलिसिस, ब्लेन और एलेक्स ही जिंदा बचते हैं। ओलिसिस ब्लेन को $100 का नोट थमाकर कहता है, ये लो अपनी शर्त के पैसे। इस भयानक तबाही के बाद ओलिसिस हमेशा के लिए इस कस्बे को छोड़ देता है। कुछ समय बाद वो टेक्सास के एक नए शहर से अपनी वाइफ पेनी को वॉइसमेल भेजता है। वो बताता है कि वो अब एक नए असाइनमेंट पर है और रास्ते में उसे एलेक्स के रूप में एक टेम्पररी डिप्टी भी मिल गई है। वो कहता है कि अब वो जिंदगी में एक बेहतर जगह पर है और उसने नॉर्मल काउंटी कस्बे को जैसे पाया था वैसा ही छोड़ दिया है। लेकिन तभी फोन पर एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनने के लिए वो सालों से तड़प रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाय ओलिसिस। पेनी ने आखिरकार उसका फोन उठा लिया था और इसी के साथ ओलिसिस की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ओलिसिस ने पूरे करप्ट कस्बे और याकुजा का सफाया करके सब कुछ नॉर्मल तो कर दिया था, पर क्या आपको लगता है कि पेनी के वापस आने से उसकी जिंदगी का काला सच हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।